Good morning, students. Our today's topic is biotechnological applications in medicine. तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि 30 अप्रोक्सीमेटली ऐसी थेरेप्टिक ड्रग्स हैं जो मार्केट के अंदर ग्लोबली चल रही हैं और उसमें से 12 की मार्केटिंग और यूज इंडिया के अंदर भी हो रहा है। तो हम लोग इसमें काफी आगे तक पहुंच चुके हैं, किसके अंदर? इन मेडिसिन के अंदर। सो एट प्रेजेंट 30 therapeutics drugs have been used globally, and out of 30, 12 drugs marketed in India. अब आप देखिए, इस 30 में से 12 ड्रग्स को हम इंडिया के अंदर भी क्या कर रहे हैं, यूज में ले रहे हैं। कुछ ड्रग्स के एग्जांपल्स हम लेंगे। फॉर एग्जांपल नंबर 1 ह्यूम्यूलिन। इंसुलिन का बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है ना, आफ्टर एली लिली कंपनी के थ्रू। यस, सेकेंड जो ड्रग जो सबसे ज्यादा काम में आ रही है एट प्रेजेंट, दैट इज द इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन्स का हमने यूज में लिया है, किसके लिए? फॉर द वेरियस कैंसर ट्रीटमेंट एंड अदर थिंग्स। एंड थर्ड वन इज द इंटरल्यूकिन। इंटरल्यूकिन्स भी बहुत ज्यादा यूज में लिए जा रहे हैं। इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन्स, स्ट्रेप्टोकाइनेज, इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन सोमैटोट्रोफिन, ये भी हम यूज में ले रहे हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉर इनफर्टिलिटी, FSH, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए हम इसको काम में लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, TPA, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये हम काम में लेते हैं ड्यूरिंग हार्ट अटैक। अगर बहुत ज्यादा क्लॉट है या इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर विद इन 4 आवर्स के अंदर अंदर TPA दे दिया जाए तो हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं। नेक्स्ट इज द ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। इसको भी हम यूज में ले रहे हैं फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट, GCSF। हम कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इसको क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। किसको? GCSF। इसी का एक और प्रोडक्ट है ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, दैट इज आल्सो यूज्ड फॉर द कैंसर, ठीक है ना। दैट वन इज द 9th वन इज द ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, दैट इज GMCSF को भी हम कैंसर के ही ट्रीटमेंट के लिए काम में लेते हैं। आप जानते हैं हेपेटाइटिस बी वैक्सीन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के थ्रू ही बनी है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। इसके अलावा इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, ये भी हम क्या करते हैं, यूज में ले रहे हैं। अब आप देखिए, दे आर मोर देन सफिशिएंट। और इसके अलावा 12th इज द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। और वो कौन सा है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर? 8। तो ये बहुत सारे क्या है बायोटेक्नोलॉजिकल
एप्लीकेशंस हैं हमारे पास में मेडिसिन की फील्ड के अंदर। स्टार्टिंग हम करते हैं इसकी ह्यूमुलिन से अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। क्लियर? Hello students, now next important application of biotechnology in field of medicine is humulin. Humulin is basically what? Humulin is the human insulin. Is what? Human insulin. Okay? Yes, insulin is a gland. आप जानते हैं इंसुलिन कैसा ग्लैंड है? Insulin is an heterocrine gland or a mixed gland. Which type of gland? Heterocrine gland, जिसको हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। दो पार्ट होते हैं इसके, एक पार्ट होता है एक्सोक्राइन और दूसरा पार्ट होता है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन एंड अनदर पार्ट इज एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन के अंदर हम क्या करते हैं? एक्सोक्राइन के अंदर हम जो इसके एसिनी होते हैं, वो एसिनी किसका सिक्रीशन करेंगे? दैट इज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। किसका सिक्रीशन करेंगे? पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करेंगे। ठीक है ना? पैनक्रियाटिक जूस। व्हाइल एंडोक्राइन पार्ट which secretes the hormone, okay, and that contains isolate of Langerhans. तो बेसिकली इसमें क्या होता है? आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे इसका, तो इसका 99% पार्ट जो है वो क्या है? एक्सोक्राइन, और 1% पार्ट क्या है? एंडोक्राइन। इस 1% के अंदर भी ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स का क्या करता है? सिक्रीशन। फॉर एग्जाम्पल अल्फा, फॉर एग्जाम्पल अल्फा, गामा, बीटा, डेल्टा, इस तरह के डिफरेंट सेल्स का सिक्रीशन कौन करता है? पैनक्रियास का एंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन इसकी जो बीटा सेल्स हैं, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, बीटा सेल्स सिक्रीट हार्मोन इंसुलिन। क्या सिक्रीट करते हैं ये हार्मोन? इंसुलिन। ये जो इंसुलिन हार्मोन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या होता है? ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करना। मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज फर्स्ट डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को क्या कर दिया? कम। लेकिन सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज क्या कर देगा? इंक्रीज। यानी कि ब्लड में ग्लूकोज नहीं रहेगा, लेकिन सेल उस ग्लूकोज को आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? इंक्रीज सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। दिस इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का नेचर जो है वो कैसा है? एनाबॉलिक इन नेचर। कैसा नेचर है इसका? एनाबॉलिक इन नेचर। ये क्या करता है? ये प्रमोट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करने में। ठीक है ना? ये ग्लूकोज को किस में चेंज कर रहा है? ग्लाइकोजन के अंदर क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। ये काम किसका होता है? इंसुलिन का। इंसुलिन का जो नॉर्मल लेवल है ब्लड के अंदर, ब्लड में जो इसका नॉर्मल लेवल है, ज्यादा से ज्यादा 100 to 120 मिलीग्राम पर डेकालीटर होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो रहा है, हम किसे कहेंगे कि इसको क्या हो गया है? हाई ग्लूकोज लेवल। अगर 120 से ज्यादा है, तब हम उसको क्या कहेंगे कि यस, इसकी ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया है? इंक्रीज हो रहा है, और पर्सन क्या हो रहा है? माइल्ड डायबिटिक। लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन 140 से भी ज्यादा हो गई, तभी भी हम उसको क्या कहेंगे कि यस, पर्सन क्या हो गया है? माइल्ड डायबिटिक। लेकिन कई बार ऐसे केसेस आते हैं जिसमें ग्लूकोज का लेवल 180 से भी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है, तब हम उसको कहते हैं कि अब पर्सन जो है वो डायबिटिक मेलाइटस सीवियर हो गया है। कैसा हो गया? उसको डायबिटिस मेलाइटस सीवियर हो गया है। अब ये ग्लूकोज यूरिन से क्या होगा? पास आउट होना शुरू होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसूरिया।
that is the glycosuria, that is the urine, glucose in urine, ग्लूकोज किसमें आ गया है, इन यूरिन। ये कंडीशन जो है ये कैसी कंडीशन है, डेंजरस, और यही कंडीशन आजकल जो है हमें देखने को मिलती है। इंसुलिन का जो है आप देखिए डिस्कवरी 1921 में करी थी, किसने करी थी इसकी, बेंटिंग एंड बेस्ट ने, बेंटिंग एंड बेस्ट डिस्कवर्ड इंसुलिन। वहां पर उस कंडीशन में जब ये बना शुरुआत में, तभी से क्या होने लग गया, इंसुलिन की डिमांड बढ़ी। इंसुलिन की डिमांड इतनी बढ़ी क्योंकि पर्सन क्या होते जा रहे थे, डायबिटिक। आज की कंडीशन ये है कि हर तीसरा आदमी क्या है, डायबिटिक है। तो कंडीशन क्या हो रही है, डायबिटीज की इंक्रीज हो रही है। रीजन बहुत सारे हैं इसके, डायबिटीज की टाइप्स भी आ गई हैं अब। तो हर तीसरा आदमी जब डायबिटिक है तो हमें इंसुलिन की क्या हुई, नीड हुई। जब इंसुलिन की नीड की हुई तो हमने क्या करा, इसका एक्सट्रैक्शन किसके थ्रू करा, वाया दैट इज द पिग के कल्चर के थ्रू। पिग के अंदर उसको लिया और पिग में से एक्सट्रैक्ट करा। हमने इसको कैटल में से एक्सट्रैक्ट करा। तो जब भी हम इसको इस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे आपने कैटल की बात करी तो बोवाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो बोवाइन इंसुलिन को आप जब कलेक्ट करोगे तो एलर्जी जैसी प्रॉब्लम्स के आने के चांसेस हैं। तो शुरुआत में इंसुलिन का एक्सट्रैक्शन, इंसुलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल्स and pig, which causes allergic problem। कौन सी प्रॉब्लम हो जाती थी इसकी वजह से, एलर्जिक प्रॉब्लम। ऑब्वियसली किसी दूसरे का प्रोटीन जब आपकी बॉडी के अंदर आएगा तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा इफेक्ट तो होगा ही। तो एलर्जी जैसी कंडीशंस आने लगी। तब नीड ये हुई कि बायोटेक्नोलॉजी उस समय बूम पर आई थी, ठीक है ना। धीरे धीरे इसका इम्प्रूवमेंट हो रहा था। तो सबसे पहले जो है आपको मालूम होगा, फर्स्ट हार्मोन जो सिक्रीट किया किससे, बायोटेक्नोलॉजी से, वो कौन सा था, ह्यूमुलिन। दैट इज द फर्स्ट हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू पहली बार जो हार्मोन हमने बनाया, ह्यूमुलिन। ह्यूमुलिन हार्मोन जो है वो पहली बार मार्केट के अंदर भी अवेलेबल हो गया था 5 जुलाई 1983 में। तो अब आप देखिए ह्यूमुलिन कैसा है, फर्स्ट हार्मोन है जो कहां बनाया गया, लैब के अंदर बनाया गया, ह्यूमन जीन से बनाया गया, PBR 322 वेक्टर के अंदर बनाया गया। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको लेते हैं, दैट इज द ह्यूमुलिन। सबसे पहले किसने बनाई, एली लीली कंपनी। एली लीली कंपनी ने क्या करा, ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमुलिन बनाई। किससे, ह्यूमन जीन से। जीन्स को कहां से लिया गया, इन जीन्स को जीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ह्यूमन बीइंग, इसी वजह से इसका नाम ह्यूमुलिन पड़ा। फ्रॉम tip of short arm of chromosome 11, tip of short arm of chromosome 11। तो क्रोमोसोम 11 का जो शॉर्ट आर्म था, उस शॉर्ट आर्म की टिप से हमने क्या लिया, हमने लिया ह्यूमुलिन जीन। ये इसकी टिप से हमने क्या लिया, ह्यूमुलिन जीन। इस जीन को हमने लिया क्रोमोसोम 11 की और इसको हमने यूज करा, एंड द वेक्टर इज PBR322। फर्स्ट टाइम जो वेक्टर आया था, जो बनाया गया था, वो यही वेक्टर था। अब इसमें मॉडिफिकेशंस आ गए हैं, तो हमने ये वेक्टर क्या लिया था, यूज में लिया था। अच्छा, एलईडी कंपनी ने ह्यूमुलिन जीन बनाई 5 जुलाई 1983 को। अब जो
हमारे अंदर इंसुलिन हार्मोन बनता है, वो कौन से फॉर्म में बनता है? हमेशा इनएक्टिव फॉर्म के अंदर। हमारी बॉडी में जो इंसुलिन होता है वो कौन सा होता है? पहले इनएक्टिव फॉर्म के अंदर, और इनएक्टिव कह दो या फिर इमैच्योर आप इसे कह सकते हो। इसके अंदर 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 1 2 एंड 3। इसको हम ऐसे देखेंगे, ठीक है ना। ये हो गई पॉलीपेप्टाइड चेन ए, ठीक है। इसके बाद में इसकी आ जाती है पॉलीपेप्टाइड चेन सी, और फिर आ जाती है इसकी पॉलीपेप्टाइड चेन बी। तो आप देखिए ए, बी और सी 3 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ होता है ये। और जब ये मैच्योर होता है, जब ये मैच्योर होगा, तब आपको इसके अंदर सिर्फ 2 ही सेगमेंट नजर आते हैं, एक ए और दूसरा बी, और दोनों आपस में अटैच होते हैं किससे? डाइसल्फाइड लिंकेज से। किससे अटैच होंगे? डाइसल्फाइड लिंकेज जो है इनके बीच में क्या होता है? प्रेजेंट होता है डाइसल्फाइड लिंकेज। तो हमने क्या करा? हमने इस जीन को एक्सट्रैक्ट करा, और एक्सट्रैक्ट करने के इसके दोनों सेगमेंट्स, क्योंकि सी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, यहाँ पर ए बी और साथ में देखिए आप सी सेगमेंट, इस सी सेगमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ह्यूमन इंसुलिन जो मैच्योर हुआ है वो सिर्फ किससे हुआ है? इस ए और बी से। सी जो पेप्टाइड है वो इसके साथ में नहीं आता। मैच्योरेशन के बाद में सी जो है वो डिलीट हो जाता है, वो हटा दिया जाता है। That contains of 33 amino acids, while A consists of 21 amino acids and B consists of that is 30 amino acid. तो एक्चुअल में मैच्योर इंसुलिन कितनी अमीनो एसिड की बनी? 30 प्लस 21 इक्वल्स टू 51 अमीनो एसिड से ही बनती है कौन? मैच्योर इंसुलिन। हमने क्या करा? हमने सबसे पहले इसको ए सेगमेंट को लिया और उसको किसके अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया? वेक्टर के अंदर, ठीक है। फिर हमने बी सेगमेंट को लिया और बी सेगमेंट को हमने किस में इंट्रोड्यूस करा दिया? वेक्टर में। तो ये हमने वेक्टर लिया और ए और बी सेगमेंट जो है हमने इसके अंदर क्या करा दिए? इंट्रोड्यूस करा दिए, ठीक है ना। ये बी सेगमेंट करा दिया और ये ए सेगमेंट। तो ये ए सेगमेंट है और ये बी सेगमेंट। इन दोनों को हमने अलग अलग बनाया, अलग अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर बनाया। ये हमने इसका कल्चर करा इसमें, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। यहाँ पर हमें कौन सा मिल गया? दैट इज द ए सेगमेंट। और यहाँ पर हमें क्या मिल गया? दैट इज द बी सेगमेंट। हम इन दोनों को प्लस करा और हमें मिला मैच्योर इंसुलिन। तो मैच्योर इंसुलिन जो आपको मिलेगा, ए प्लस बी सेगमेंट को आपने बनाया सेपरेटली, देन आपने उसको क्या करा है? मिक्स करा है। तो आपने इसके अंदर जो भी डाला होगा, सल्फाइड वगैरह जो बॉन्ड्स बनाने के लिए डाले होंगे, वो हम अलग से। तो यहाँ पर जब ये कंबाइन करते हैं, तो दिस स्टेप इज वेरी crucial as well as problematic step in whole insulin formation, not insulin, humulin formation, humulin फॉर्मेशन। हमने ऐसा क्यों कहा कि ये स्टेप सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है? क्योंकि सबसे बड़ी नीड जो आती है ए और बी का अलाइनमेंट कैसे हो, कैसे उसके अंदर डाइसल्फाइड लिंकेज हो, किस प्रॉपर जगह पर हो। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें इसी स्टेप के अंदर आई, जब हमने ए और बी को मिक्स करा और मिक्स करने के बाद हमें मिला हमारा मैच्योर ह्यूमुलिन। तो मैच्योर ह्यूमुलिन में लास्ट स्टेप जो है वो क्या हो जाएगा? आपको प्रॉब्लमेटिक लगेगा। ओके, इस तरह से मार्केट के अंदर हमें क्या मिल गया? ह्यूमुलिन जो है मिला, जिसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस बहुत ही कम थी।
अब आप देखिए कहाँ इसके पीछे हम स्लटर हाउस में कैटल्स का, पिग का जो क्या कर रहे थे, यूज ले रहे थे, एलर्जी सी प्रॉब्लम आ रही थी, इतना हमारा क्या कहते हैं सोर्सेस, हमारी इकोनॉमी खर्च हो रही थी किसके अंदर, इस हार्मोन को बनाने में, जो अब बहुत इजीली कम टाइम के अंदर सेफ उसके अंदर हमने क्या करा, बीटी का एक कंट्रोल यूज लेकर इसको मैन्युफैक्चर करा। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो हमें बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस देखने को मिलती हैं। सो दिस इज द क्रूशियल एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ द मेडिसिन, दैट इज द हेमियोलिंक। क्लियर? Yes, beta. Now the next is the gene therapy. Gene therapy is actually, that is the removal of defective gene or correcting of defective gene is known as gene therapy. आप क्या करते हैं, इस थेरेपी के थ्रू जो भी इनकरेक्ट जीन है उसको आपको रिमूव करना है और उसकी प्लेस में आपको क्या लेके आना है, करेक्ट जीन। ठीक है, दैट प्रोसेस इज नोन एज जीन थेरेपी। सो जीन थेरेपी इज बेसिकली रिप्लेसमेंट of defective gene with healthy gene। यही है बेसिकली जीन थेरेपी। आपने एक अनकरेक्ट डिफेक्टिव जीन को निकाल दिया और उसकी जगह पर हेल्दी जीन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। यस, this therapy is used in correction of various genetic disorders, used in corrections of various genetic disorders, क्योंकि बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिनका आप जो है उसको नॉर्मलाइज या करेक्ट नहीं कर पाते हो जब तक कि आप उसमें जीन थेरेपी जैसी टेक्नोलॉजी का यूज ना करें। इसलिए हम कहते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर इनक्योरेबल, क्योंकि उसको क्योर करने के लिए आपको इसी तरह की बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन की नीड होती है। सो यूज्ड इन करेक्शन ऑफ वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर्स। हमने बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़े हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, जैसे कि मिस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है ना, एंड अनदर डिसऑर्डर्स, बट उन सब का करेक्ट सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा, जीन थेरेपी के अंदर। ऐसा ही जीन थेरेपी का एक एक्सपेरिमेंट जो है आपके सिलेबस में है कि सबसे पहला जीन थेरेपी का एक्सपेरिमेंट किस पे करा गया, सबसे फर्स्ट जेनेटिक थेरेपी का एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया, अ 4-year गर्ल चाइल्ड, ठीक है ना, 4-year girl child have defective gene of adenosine deaminase enzyme, have defective gene of ADA enzyme। ये एंजाइम आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडिनोसाइन डी एमिनेज, क्या नाम है इसका, एडिनोसाइन डी एमिनेज एंजाइम, डी एमिनेज एंजाइम। ये जो एंजाइम था ADA एंजाइम, ये एंजाइम इस पर्टिकुलर गर्ल चाइल्ड के अंदर कैसा था, डिफेक्टिव था, जिसकी वजह से इसका इम्यून सिस्टम क्या था, वो बैडली अफेक्टेड था, उसके अंदर लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाता था, ठीक है ना, और लिम्फोसाइट्स जब थे वो मैच्योर नहीं होंगे जब तक, और तब तक क्या होगा, उसका इम्यून सिस्टम क्या रहेगा, वीक, और उसको बार बार वायरस का, माइक्रोब्स का अटैक होता रहेगा। तो इस गर्ल चाइल्ड के अंदर सबसे पहले कौन सी डिफिकल्टी थी, एडेनोसाइन डीएमिनेज डिफिकल्टी, जिसको रिप्लेस करा गया जीन थेरेपी एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है ना, रिप्लेस्ड बाय जीन थेरेपी। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था वो कौन सा था जेनेटिक थेरेपी का, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल जीन थेरेपी किसके ऊपर की गई, 4-year गर्ल चाइल्ड पर की गई, ठीक है ना।
इस कंडीशन के अंदर जिसके अंदर ADA एंजाइम नहीं होता है उसको क्या होती है, कौन सी डिजीज होती है, SCID। व्हाट इज SCID? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। व्हाट इज SCID? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसके अंदर क्या कहलाती है, उस डिजीज को क्या कहते हैं हम, SCID। अब इस गर्ल चाइल्ड के अंदर भी ADA एंजाइम नहीं बन रहा था, और ADA एंजाइम जब नहीं बनेगा तो लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं होंगे। तो लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए, लिम्फोसाइट मैच्योरेशन रिक्वायर एंजाइम, which enzyme? That is the ADA enzyme, ADA। तो भाई इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाए, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, या तो आप क्या करो, लिम्फोसाइट लो, ठीक है ना, आप क्या लो, लिम्फोसाइट। उस लिम्फोसाइट का आप क्या करो, कल्चर करा आपने लिम्फोसाइट का। लिम्फोसाइट का कल्चर करने के बाद में आप उसके अंदर क्या कर दो, इंट्रोड्यूस करा दो, कौन सी, ADA जीन जो है उसके अंदर इंट्रोडक्शन करा दो। जैसे लिम्फोसाइट का कल्चर करा, अब आपके पास में बहुत सारे आपको क्या मिल गए, लिम्फोसाइट। इस लिम्फोसाइट के अंदर हमने क्या करा है, एडिशन करा है अपना डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ द DNA विच सीक्रेट ADA। तो आपने क्या लिया, ये DNA लिया, ये DNA जो है वो क्या कर रहा है, क्या बना रहा है, ADA एंजाइम। इस ADA एंजाइम को आपने किस में डाल दिया, वेक्टर में, प्लस वेक्टर हमने इस केस के अंदर क्या लिया है, रेट्रोवायरस हमने क्या ले लिया, वेक्टर। और वेक्टर के अंदर हमने क्या डाल दिया है, इसके अंदर ये हमने डिजायर्ड जेनेटिक सेगमेंट डाल दिया जो ADA एंजाइम बनाता है, ठीक है। इसको हमने क्या करा, कल्चर कर दिया, किसके अंदर, यहां से हमने क्या ले लिया, लिम्फोसाइट के अंदर आपने इसको डाल दिया। ये क्या है, रेट्रोवायरस, जो किसकी तरह काम कर रहा है, वेक्टर का, और ये ADA एंजाइम सिंथेसिस करने वाली जीन, इसको आपने किसके अंदर डाल दिया है, लिम्फोसाइट में। और इस लिम्फोसाइट को हम इंजेक्ट कर देंगे या इन्फ्यूज कर देंगे किसके अंदर, जिस भी पेशेंट के अंदर ये प्रॉब्लम थी। अब हमने इसको क्या कर दिया, इन्फ्यूजन कर दिया है, किसके अंदर कर दिया इसको, दैट इज द पेशेंट, जो बच्चा जो था 4 ईयर का, दैट इज द, उस पेशेंट के अंदर हमने इसको डाल दिया। अब हुआ ये, लिम्फोसाइट की जो एज है वो कितनी होती है, 1 वीक। अब 1 वीक है, वो क्या है, इमॉर्टल तो है नहीं, मॉर्टल है, इसकी क्या हो जाएगी, डेथ, ठीक है ना। 1 हफ्ते बाद में इस लिम्फोसाइट की क्या हो जाएगी, डेथ। आपने बनाया, आपने बिल्कुल बायोटेक एप्लीकेशन दे करके इस लिम्फोसाइट के अंदर करेक्ट ADA वाला जीन जो है डाल दिया। डालने के बाद आपने उस पर्टिकुलर जो है आपका रिकॉम्बिनेंट DNA जो है, ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट DNA। इस रिकॉम्बिनेंट DNA को आपने लिम्फोसाइट में डाला, इन्फ्यूजन करा पेशेंट पे। अब पेशेंट के अंदर क्या होगा, जीन चले जाएगी कौन सी वाली, ADA में। लेकिन लिम्फोसाइट की एज कितनी है, 1 वीक। एज ऑफ द लिम्फोसाइट इज, एज ऑफ लिम्फोसाइट इज 1 वीक, ठीक है। 1 हफ्ते उसकी जो है वो क्या होती है, एज। अब आपको 1 हफ्ते बाद में क्या करना पड़ेगा, वापस री इन्फ्यूजन। 1 वीक बाद में क्या करना पड़ा, री इन्फ्यूजन। तो कैसा जॉब हो गया ये, टीडियस, टाइम कंज्यूमिंग, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा लेंगे। तो इसमें पेशेंट को एक लंबे टाइम पीरियड के लिए जो आराम की जरूरत होती है वो नहीं मिल पाएगी, ठीक है ना। इसलिए हम इसकी जगह जो है दूसरा मेथड प्रेफर करेंगे। हम क्या करेंगे, इसका हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कराया। जब हम इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कराएंगे तो उसमें भी क्या होगा,
आपको बार बार, क्योंकि आप पूरी बोन के अंदर तो नहीं कर सकते ना ट्रांसप्लांटेशन, आप एक बोन का छोटा सा सेगमेंट लेंगे, उसको चेंज करेंगे, उसको वापस आप क्या कर देंगे, इन्फ्यूज कर देंगे पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर। अब वहां पर जो है लिम्फोसाइट जो है कुछ टाइम के लिए ग्रो करेंगे, फिर आप देखोगे कि फिर वापस ग्रोथ खत्म हो गई, फिर आप उसको री इन्फ्यूजन करोगे। तो इस केस में भी आपको बार बार क्या करना पड़ रहा है, री इन्फ्यूजन। तो बेस्ट तरीका क्या होता है जीन थेरेपी का, ये हम लेंगे नेक्स्ट स्लाइड। यस, तो जीन थेरेपी को आप ट्रीटमेंट कैसे दोगे? जीन थेरेपी का ट्रीटमेंट आप दो तरीके से दे रहे हो। आप एक तरफ क्या करा रहे हो, एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी जो आपने रेट्रोवायरस के थ्रू कराई। दूसरा आप उसके अंदर क्या करा रहे हो, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। क्या कराया आपने, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अब आप देखिए, जब आप इसके अंदर ERT यानी कि एंजाइम रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट कराते हैं, रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट आपने क्या लिया है, ERT का सहारा लिया। एंजाइम रिप्लेसमेंट के अंदर आपने डिफेक्टिव जीन को निकाल लिया। ये पर्टिकुलर पेशेंट जो था उसका DNA है, ठीक है ना, एक सेल लिया आपने उसका, उस सेल के अंदर ये DNA है। इस DNA का ये पार्ट जो है, जो ब्लैक करा हुआ है, ये कैसा है, डिफेक्टिव। इस डिफेक्टिव पार्ट को आपने क्या कर दिया, डिफेक्टिव ADA, इसको आपने क्या कर दिया, रिमूव। इसकी जगह आपने अभी जो रेट्रोवायरस के अंदर बनाया था अपना डिजायर्ड हेल्दी ADA, ठीक है ना, ये क्या है, रेट्रोवायरस, और इसके अंदर आपने डाल दिया है हेल्दी ADA। इसको आप लोगे और इसको आपने किसके अंदर डाल दिया, पेशेंट में। लेकिन ये हमारा ट्रीटमेंट ज्यादा फ्रूटफुल नहीं रहा। ये कैसा रहा है, ज्यादा फ्रूटफुल नहीं रहा है, नॉट फ्रूटफुल। Why? Because the age of lymphocyte is small, 1 week, ठीक है ना। Age of lymphocyte क्या थी, that is the 1 week। तो 1 week होने की वजह से आपको बार बार क्या करना पड़ रहा था, री इन्फ्यूजन। इसलिए आपने इस प्रोसेस को जो है एक्सेप्ट नहीं करा, आप इसको क्या कर दोगे, रिजेक्ट। आपने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। दूसरा ट्रीटमेंट जो है आपके पास में, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, दिस वन इज आल्सो एंड टेम्पररी। ये दोनों ही ट्रीटमेंट जो है री इन्फ्यूजन रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज ये कैसा ट्रीटमेंट था, टेम्पररी ट्रीटमेंट था। यहां पर भी आपने क्या करा है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के अंदर ये बोन ली आपने, ठीक है। बोन का जो पार्ट होता है आपको मालूम होगा, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, एपीफाइसिस, क्लियर। और बीच वाला क्या कहलाता है, डाईफाइसिस। और रेड बोन मैरो कहाँ होती है, ये वाले, इस वाले ऊपर वाले पोर्शन के अंदर क्या थी, रेड बोन मैरो। इसको आपने क्या करा, रिप्लेस करा, और रिप्लेस करने के बाद में इसके अंदर हेल्दी ADA जो है आपने क्या कर दिया, इंड्यूस्ड कर दिया। आपने जब इसके अंदर हेल्दी ADA इंड्यूस्ड कर दिया, तब क्या हुआ, ये प्रोसेस आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, रिपीट। क्योंकि जैसे ही आप इसके अंदर डालोगे ये पर्टिकुलर प्रोसेस, क्योंकि ये भी क्या है, इमॉर्टल है, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है इमॉर्टल है कि डेथ ही ना हो, दे आर मॉर्टल, तो इनकी डेथ भी हो जाएगी, तो आपको वापस क्या करना पड़ेगा, री इन्फ्यूजन। तो ये मेथड भी क्या हो गया, रिजेक्ट। इस मेथड को भी हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज ये मेथड भी क्या था, टेम्पररी। तो अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है, अगर हम जीन थेरेपी कराते हैं, ठीक है ना, तो जीन थेरेपी हम किस में करा सकते हैं, या तो सोमेटिक सेल्स में, ठीक है ना, सोमेटिक सेल जीन थेरेपी, या हम किस में करा सकते हैं, जर्म लाइन में, जर्म लाइन जीन थेरेपी।
अब आप देखिए, अगर हम सोमेटिक में कराएंगे तो हमें बार बार कराने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर हम जर्म लाइन में कराएंगे, यानी कि हम इसका कोई भी स्टेज ले लेते हैं, या तो जर्म सेल्स ले लेते हैं इसके अंदर, या तो आप जर्म सेल्स लो, जैसे कि आपने स्पर्म और ओवा लिया है, या फिर आप जर्म सेल्स नहीं ले रहे हो तो आप क्या लो, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट के अंदर इंड्यूस करो। अगर जाइगोट के अंदर आप ये इंड्यूस करते हैं तो आपको मिलेगा एक परमानेंट जीन थेरेपी मेथड, जो कि क्या है, एक्सेप्टेबल। तो जीन थेरेपी मेथड जो है बहुत ही कामगर है, किसके लिए, अगर सिचुएशन जेनेटिक डिसऑर्डर की हो तो स्कायर्ड जैसी डिजीज भी हम रिमूव कर सकते हैं, बशर्ते आपने ट्रांसप्लांटेशन कब करा हो, दैट इज द जर्म लाइन। अगर हम जर्म लाइन में ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो इसके बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन अगर वही ट्रांसप्लांटेशन आप सोमेटिक सेल्स में करते हो तो ये मेथड कैसा हो जाता है, टेम्पररी। और टेम्पररी मेथड हमेशा टाइम कंज्यूमिंग होता है, जिसको आपको बार बार करने की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। तो जीन थेरेपी फ्रूटफुल है इन केस ऑफ जर्म लाइन। तो जर्म लाइन के अंदर जीन थेरेपी जो है वो सबसे ज्यादा हाईली एडवांटेजियस है एज कंपेयर टू द सोमेटिक सेल। तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन दोनों ही मेथड हो जाते हैं फेल जस्ट बिकॉज ऑफ द टेम्परेरीनेस, एंड द ओनली मोड विच इज फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट इज जर्म लाइन ट्रीटमेंट। ओके, तो जाइगोट के अंदर अगर आप ये प्रोसेस करते हैं तो आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स जो हैं मिलते हैं। ठीक है, क्लियर।